हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 12 पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़ के पार्ट 1 to 11 लेक्चर ज़रूर देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से इस लेक्चर को देख सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे पैकेजिंग मटेरियल यूज इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। सबसे पहला टॉपिक हम इसको डिस्कस करते हैं कि क्या क्या पैकेजिंग मटेरियल जो है वो इंटरनेशनल मार्केटिंग में यूज़ किए जाते हैं। नंबर 1, मेटल कंटेनर। देखिए, जो मेटल कंटेनर हैं ये टिन, स्टील, लोहे, एल्यूमिनियम, इनमें से किसी से बने हो सकते हैं या इनके मिश्रण से बने हो सकते हैं। इनमें जनरली लिक्विड पेय पदार्थों को प्रयोग किया जाता है, उनके लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, केमिकल प्रोडक्ट हो गए या फिर परफ्यूम, डिओड्रेंट, इन चीज़ों के लिए इसका प्रयोग जनरली किया जाता है। अब क्योंकि ये मेटल के बने होते हैं इसलिए ये वज़न में काफ़ी भारी होते हैं, और उस दूसरा इनके ऊपर जो लागत है वो भी बहुत ज़्यादा आती है, इनकी कॉस्ट काफ़ी महंगी पड़ती है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ये रिसाइकेबल होते हैं, यानी कि ये एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते। सेकंड, ब्रिक कार्टून बॉक्स। जो ब्रिक कार्टून बॉक्स हैं ये जनरली प्लास्टिक, गत्ते, कागज़ और एल्यूमिनियम को मिलाकर एयर टाइट लेयर्स से बनाए जाते हैं, यानी कि इनमें जो एयर है वो टाइट रहती है, इसमें एयर पास नहीं होती, जो नमी वगैरह है वो पास नहीं होती। इनका प्रयोग भी जो है ज़्यादातर फूड प्रोडक्ट्स के लिए किया जाता है, जस्ट लाइक जूस, लस्सी, दही, घी, तेल, इनके लिए इनका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। कुछ फेमस हम एग्जांपल ले सकते हैं। इनको जनरली टेट्रा पैक कहा जाता है, जस्ट लाइक आपने फ्रूटी, जंपिन, रियल जूस के टेट्रा पैक बाज़ार में देखे होंगे। इसके अलावा अमूल लस्सी, अमूल दूध, अमूल घी, इसके अलावा धारा रिफाइंड ऑयल, इन सब के टेट्रा पैक बाज़ार में बड़े इजीली अवेलेबल हैं। ये इस तरीके से बनाए जाते हैं, इनमें जो एयर है वो टाइट रहती है, वो पास आउट नहीं होती। तीसरा, वुडन कंटेनर। ये जो है हल्की लकड़ी की परतों से बनाए जाते हैं, कम वजन वाले, लेकिन इनको बनाने से पहले इन पे कीटनाशक दवाई यानी कि पेस्टिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है, ताकि इनमें कोई भी फंगस या दीमक न रह जाए। अन्यथा क्या होगा, जो हम इसमें प्रोडक्ट पैक करेंगे वो ख़राब हो जाएगा, और ना केवल ये प्रॉब्लम आएगी, जिस कंट्री में इस माल को भेजेंगे वहाँ पर भी इससे डिजीज़ फैलने का ख़तरा बना रहेगा। वो वहाँ की जो कंट्री है वो हमारे खिलाफ बैन कर देगी। तो इसलिए इसको पहले साफ़ करके ही इनसे बनाई जाती हैं। इनमें जनरली जो है फल, फूल, सब्जी, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स को पैक किया जाता है। इनको इस तरीके से बनाया जाता है कि इनमें जो हवा है वो आसानी से पास आउट हो जाए, क्योंकि जो फल, फूल, सब्जी हैं इनको हवा की बहुत ज़रूरत होती है, अन्यथा ये ख़राब हो जाते हैं। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द पैकिंग डिसीजंस। फर्स्ट, मटेरियल टू बी यूज इन पैकिंग एंड पैकेजिंग। सबसे पहला जो निर्णय लेना होता है वो ये निर्णय लेना होता है कि किस मटेरियल को यूज़ किया जाए पैकिंग या पैकेजिंग के लिए। जैसा हमने पिछले टॉपिक में भी डिस्कस किया, कुछ फेमस पैकिंग या पैकेजिंग मटेरियल जस्ट लाइक मेटल कंटेनर, ब्रिक कार्टून बॉक्स या वुडन कंटेनर, इसके अलावा प्लास्टिक कंटेनर, जूट बैग्स, थर्माकोल आइस बॉक्स, इनका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। अब इसमें से किसका प्रयोग करना है ये कई बातों पे डिपेंड करता है। सबसे मेन तो उस प्रोडक्ट के नेचर पर डिपेंड करता है, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंड करता है। अब हर एक ही जैसा जो मटेरियल है वो सबके लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। जस्ट लाइक जूस या फूड प्रोडक्ट्स के लिए हम मेटल कंटेनर या ब्रिक कार्टून बॉक्स का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से हमें फ्रूट, वेजिटेबल्स या फ्लावर्स के लिए नेचुरली वुडन कंटेनर्स का हमें प्रयोग करना पड़ता है। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए हम थर्माकोल शीट्स का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से जो सी प्रोडक्ट्स हैं जस्ट लाइक मांस, मच्छी, इनके लिए जो है थर्माकोल आइस बॉक्स का यूज़ किया जाता है, जिसमें बर्फ़ से इनको उनकी फ्रेशनेस को बनाए रखा जाता है। तो यानी कि ये उस फूड पे, उस प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है कि हम किस मटेरियल को यूज़ करें। सेकंड डिसीजन लेना होता है वो होता है पैकेज साइज।
अब पैकेज साइज़ का डिसीजन लेने से पहले कंपनी को जो है उसके अपने कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में जो है डाटा कलेक्ट करना चाहिए कि उसके कंज्यूमर किस क्वांटिटी में बाय करते हैं। अब पैकेज के साइज़ कोई भी हो सकते हैं, लार्ज साइज़, मीडियम साइज़, स्मॉल साइज़। अब ये डिपेंड करता है कि अलग अलग कंट्री का जो नेचर है वो अलग अलग होता है। खासकर जो डेवलपिंग नेशन है या अंडर डेवलप नेशन है वहाँ पर जॉइंट फैमिली होती है। जॉइंट फैमिली होने की वजह से वहाँ के जो कंज्यूमर्स हैं वो लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट बाय करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो डेवलप नेशन होते हैं वहाँ फैमिली के साइज़ बहुत छोटे होते हैं, इसलिए वो जो प्रोडक्ट बाय करते हैं वो स्मॉल साइज़ में बाय करना पसंद करते हैं। तो इसलिए पैकेज साइज़ का डिसीजन लेने से पहले कंपनी या मार्केटर को पहले अपने कंज्यूमर के बिहेवियर को रीड आउट करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड, पैकेज कॉस्ट आता है। अब अगर पैकेजिंग की क्वालिटी को बढ़ाया जाए तो उसकी जो कॉस्ट है वो भी बढ़ती है, लेकिन अगर पैकेजिंग की क्वालिटी कॉस्ट को कंट्रोल किया जाए तो पैकेजिंग की जो क्वालिटी है उससे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो इसलिए एक मार्केटर के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो पैकेजिंग की क्वालिटी और पैकेजिंग की कॉस्ट के बीच में बैलेंस करे, वरना बहुत दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि वो इतना बैलेंस करे कि उसका जो प्रोडक्ट है वो भी सेफ़ रहे, उसकी क्वालिटी, उसकी फ्रेशनेस बनी रहे और एज वेल एज उसकी कॉस्ट है वो भी ज़्यादा नहीं आए। इसके लिए मार्केटर को ये भी देखना होता है कि उसने जो प्रोडक्ट है वो किस कंट्री में भेजना है। अगर मान लीजिए प्रोडक्ट जो है वो डेवलप नेशन में भेजना है, डेवलप नेशन के जो कस्टमर होते हैं वो हाईली प्राइस देने के लिए हमेशा राजी रहते हैं। ऐसी कंट्री में प्रोडक्ट के लिए जो हमें पैकेजिंग करनी चाहिए वो हाई क्वालिटी की यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि अगर उससे कॉस्ट ज़्यादा भी आए तो वो प्राइस देने के लिए वहाँ के जो कस्टमर हैं वो बहुत एग्री हो जाते हैं, ईजिली दे देते हैं। इसके अलावा जो डेवलप नेशन के जो पैकेजिंग से रिलेटेड जो लॉ हैं वो भी बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। दूसरी ओर जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप नेशन है वहाँ के जो कस्टमर हैं वो काफ़ी प्राइस सेंसिटिव होते हैं, इसलिए वहाँ पर हमें पैकेजिंग पे ज़्यादा अमाउंट नहीं खर्चना चाहिए। इतनी हमारी पैकेजिंग की क्वालिटी होनी चाहिए ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेफली कंज्यूमर तक पहुँच सके। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं। फर्स्ट, एडवांटेज टू मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर को फ़ायदा क्या है? देखिए, मैन्युफैक्चरर के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि जो उसका प्रोडक्ट है वो काफ़ी सेफली यानी कि सुरक्षित रूप में कंज्यूमर तक पहुंच सके, वो रास्ते में टूटे फूटे नहीं, उसकी जो फ्रेशनेस है वो ख़राब ना हो। इसके अलावा जो उसके अंदर जो मिलावट करना है वो भी पॉसिबल नहीं होता, ये भी मैन्युफैक्चरर को बड़ा फ़ायदा है। जो उसका पैकेज है वो ओरिजिनल फॉर्म में कस्टमर तक पहुंचता है। इसके अलावा जो मार्केटर है उसको ट्रांसपोर्टेशन करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरर को स्टोरेज करना पैकेज गुड्स को काफ़ी हेल्पफुल रहता है। जो पैकेजिंग गुड्स है उसको प्रमोट करना, उसके एडवर्टीज़मेंट करना भी काफ़ी आसान होता है। और अच्छी पैकेजिंग जो है वो मैन्युफैक्चरर की इमेज में, ब्रांड इमेज में इम्प्रूवमेंट करती है। नाउ एडवांटेज टू मिडिल मैन। मिडिल मैन को क्या फ़ायदे हैं? मिडिल मैन के लिए भी सबसे बड़ा फ़ायदा तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल है, उसको पैकेज गुड्स को स्टोर करना काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। इसके अलावा उसको आइडेंटिफाई करना भी मिडिल मैन के लिए बड़ा फ़ायदेमंद हो जाता है, क्योंकि अगर वो एक साथ कई मैन्युफैक्चरर के गुड्स को बेच रहा है तो उनको डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन उनकी पैकेजिंग के थ्रू उनको आसानी से वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है। इसके अलावा जो वेल पैकेज गुड्स होता है वो अपने आप में एडवर्टीज़मेंट का काम करता है, तो ऐसे वेल पैकेज गुड्स को बेचने के लिए उनको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, कंज्यूमर खुद उस गुड्स को मांगता है, जिससे कि जो मिडिल मैन है उनके जो प्रॉफिट्स और सेल्स हैं वो इंक्रीज़ होते हैं। नाउ एडवांटेज टू कस्टमर। कस्टमर को क्या फ़ायदा है? कस्टमर के लिए भी सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि वो प्रोडक्ट को आसानी से पहचान सकता है, ईजिली रिकॉग्नाइज़ कर सकता है। इसके अलावा उसके लिए भी ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि एक वेल पैकेज गुड्स में मिलावट करना पॉसिबल नहीं है, यानी कि जो मैन्युफैक्चरर ने जो प्रोडक्ट बेचा है वो उसको ओरिजिनल फॉर्म में मिलता है, ये उसको बड़ा फ़ायदा है। इसके लिए उसको हैंडल और कैरी करना काफ़ी आसान होता है। जो पैकेज गुड्स होता है उसको आसानी से हैंडल और कैरी किया जा सकता है, ये कंज्यूमर के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है। कंज्यूमर को रीपरचेज़ करना बड़ा हेल्पफुल होता है, क्योंकि एक वेल पैकेज गुड्स को है वो आसानी से दोबारा पहचान सकता है, आसानी से दोबारा उसको खरीद सकता है। और एक वेल पैकेज गुड्स है वो एक तरीके से आइडेंटिटी भी देता है एक गुड क्वालिटी की प्रोडक्ट की। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ लेबलिंग। देखिए, लेबलिंग क्या है? लेबलिंग जो है वो पैकेजिंग, लेबलिंग के बिना जो पैकेजिंग है वो अपने आप में एक अधूरा है, यानी कि लेबलिंग जो है वो पैकेजिंग का एक एसेंशियल पार्ट है। लेबलिंग पे जो है
मैन्युफैक्चरर और मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे मैन्युफैक्चरर का नेम, ब्रांड नेम, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, बैच नंबर, इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स के क्या क्या उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनकी किस चीज़ से बना है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है, जस्ट लाइक कुछ स्टेचरी वार्निंग देनी होती है, जस्ट लाइक टोबैको प्रोडक्ट्स पे इट्स इंजीरियस टू हेल्थ। जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं एक्सप्लॉइटेशन, उन पे लिखना होता है कि ये ज्वलनशील पदार्थ है। कुछ जो केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन देना होता है, कीप अवे फ्रॉम द चिल्ड्रन। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। इसके अलावा भी अगर मैन्युफैक्चर चाहे तो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आजकल दी जाती हैं, जैसे प्रोडक्ट को यूज़ करने से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना, या प्रोडक्ट को यूज़ करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी जो है लेबलिंग पर दी जाती है। अब क्या लेबलिंग नेसेसिटी है? देखिए, लेबलिंग जो है वो नेसेसिटी है ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ प्रोडक्ट्स पे ज़रूरी है, खासकर जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं या मेडिसिन होती हैं, इन पे लेबलिंग की इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है, ताकि कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि वो किस प्रोडक्ट को बाय कर रहा है। अब जस्ट लाइक हमारे देश में बहुत सारे लोग जो है वेजिटेरियन हैं, इसलिए जो आप अपने फ्रूट प्रोडक्ट्स पे देखेंगे तो उस पर ग्रीन सिंबल या रेड सिंबल होता है। जो ग्रीन सिंबल होता है वो एक क्लियर कट है कि जो प्रोडक्ट है वो वेज फूड है, यानी कि इसमें किसी तरीके का नॉन वेज यूज़ नहीं किया है। लेबलिंग जो है वो कई तरीके से दी जाती है। जनरली प्रोडक्ट के ऊपर ही, पैकेजिंग के ऊपर ही लेबलिंग की जाती है, लेकिन अगर लेबलिंग से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में है तो उसको प्रिंटेड मटेरियल के रूप में बॉक्स के अंदर डाल दिया जाता है, जिससे कंज्यूमर आसानी से पढ़ सकता है। जनरली आपने देखा होगा कि आप जब कोई दवाइयाँ लाते हैं, मेडिसिन लाते हैं, या खासकर कोई सिरप लाते हैं, तो उस शीशी को निकालेंगे तो उसके अंदर से एक चिट निकलती है जिसके अंदर काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है। या फिर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लाते हैं तो उसके साथ एक बुकलेट निकलती है जिसमें काफ़ी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी होती है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर इसको एक टैग के रूप में यूज़ किया जाता है, जस्ट लाइक रेडीमेड गारमेंट्स, फुटवेयर्स या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स। उसमें एक साइड में एक टैग लगा होता है जिसके ऊपर ये सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है, खासकर मैन्युफैक्चरर के नेम या उस प्रोडक्ट के साइज़ एट्सेट्रा के बारे में। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द कंटेंट एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ लेबल। क्या क्या लेबलिंग के अंदर इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जैसे हमने लेबलिंग की मीनिंग में भी डिस्कस किया, जस्ट लाइक नेम एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड मार्केटर, ब्रांड नेम ऑफ प्रोडक्ट, ट्रेडमार्क ऑफ बिजनेस यूनिट। इसके अलावा भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, इंग्रेडिएंट्स किन किन का प्रयोग किया गया, बैच नंबर, या कोई स्टैचुरी वार्निंग, उसकी हैंडलिंग किस तरीके से करनी है, या उससे रिलेटेड कुछ सावधानियाँ बरतनी हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है जनरली दी जाती है लेबलिंग के ऊपर। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, नाउ द सिग्निफिकेंस ऑफ लेबलिंग। क्या फ़ायदे हैं, क्या ज़रूरत है लेबलिंग की? नंबर 1, इट कम्युनिकेट्स स्टैचुरी वार्निंग। बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर स्टैचुरी वार्निंग देना बहुत ज़रूरी होता है, खासकर जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं। टोबैको प्रोडक्ट्स जैसे लाइक हमारे देश में सिगरेट्स के बॉक्सेस के ऊपर क्लियर कट लिखना होता है, इट्स इंजीरियस टू हेल्थ, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसके ऊपर हमें एक डेंजरस फ़ोटो छापनी ज़रूरी होती है। इंडिया के अंदर तो ज़रूरी है कि वो जो फ़ोटो है वो उस बॉक्स के 85% पोर्शन को कवर करे, ना केवल वो वन साइड हो बल्कि वो बॉक्स के दोनों साइड उस पोर्शन को कवर करे। तो ये स्टैचुरी वार्निंग बहुत ज़रूरी होती है, खासकर जो एक्सप्लॉइटेशन प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर भी ये लिखना ज़रूरी होता है कि ये एक्सप्लॉइटेड प्रोडक्ट हैं। या फिर कुछ केमिकल्स होते हैं, उसमें बहुत ज़रूरी होता है इन चीज़ों को लिखना कि कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, इसको बच्चों से दूर रखें, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे उसको खा लें या अपने मुंह में डाल लें, जिनके बच्चों पर उनको नुकसान हो सकता है। सेकंड, इट प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। लेबलिंग जो है वो कंज्यूमर को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इन्फॉर्मेशन जस्ट लाइक ये मैन्युफैक्चरिंग डेट, इनकी कब बना है, इसकी एक्सपायरी डेट, क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट है जो कब एक्सपायर हो जाएगा, उससे पहले इसको यूज़ करना है, वरना एक्सपायरी डेट वाले प्रोडक्ट को उसको बाय नहीं करना है क्योंकि वो हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसके अलावा उसमें यूज़ करने की क्या विधियाँ हैं, क्या सावधानियाँ हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है उस लेबलिंग पे मिल जाती है, कंज्यूमर उसका बेनिफिट उठा सकता है। थर्ड, लेबल हेल्प्स इन अवॉइडिंग कन्फ्यूजन। कई बार क्या होता है कि दो कंपनी या कंपटीटर के जो प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग होती है वो काफ़ी हद तक सिमिलर होती है, इसलिए कंज्यूमर जो है वो काफ़ी हद तक कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन लेबलिंग के थ्रू वो उसके ऊपर इंफॉर्मेशन पढ़ सकता है, यानी कि मैन्युफैक्चरर का नेम या ब्रांड नेम आसानी से पढ़ सकता है, जिससे कि उसकी जो कन्फ्यूजन है वो नहीं रहती, वो आसानी से
और ख़ासकर जो आजकल सेल्फ आउटलेट होते हैं, खासकर जो मॉल्स हैं या बड़े बड़े जनरल स्टोर्स हैं, वहाँ पर जो कंज्यूमर है उसको खुद प्रोडक्ट बाय करना होता है, वहाँ पर लेबलिंग बहुत हेल्पफुल होती है। क्यों हेल्पफुल होती है? क्योंकि जो कंज्यूमर है वो सोचता है कि उसको ये प्रोडक्ट बाय करना है या नहीं करना। उसको हेल्प करने के लिए वहाँ पर कोई भी सेल्समैन अवेलेबल नहीं होता। तो ऐसे केस में जो है उसके ऊपर जो लेबलिंग के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कंज्यूमर को काफ़ी हेल्प करती है डिसाइड करने में कि उसे ये प्रोडक्ट बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ मार्किंग। मार्किंग क्या है? देखिए, मार्किंग जो है वो पैकेजिंग के आउटसाइड की जाती है। इसका जो मकसद है वो मकसद होता है कि प्रोडक्ट के ऊपर वो इंस्ट्रक्शंस लिखना, जिससे कि प्रोडक्ट जो है अपने डेस्टिनेशन पे आसानी से पहुंच सके। जनरली ये जो इंस्ट्रक्शन है वो उस लैंग्वेज में दिए जाते हैं जो वर्ल्ड में फेमस है, ज़्यादा प्रयोग की जाती है, जैसे कि इंग्लिश, या फिर उस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है जो जिस देश में उस माल को भेजा जा रहा है वहाँ की लैंग्वेज, ताकि जो शिपिंग कंपनी की जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उसको आसानी से उन इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकें और उस प्रोडक्ट को सेफली उस डेस्टिनेशन तक पहुँचा सकें। इंटरनेशनल मार्केटिंग में बहुत सारे प्रोडक्ट के नेचर के बेस पे कुछ सिंबल्स को यूज़ किया जाता है जो पॉपुलर हुए हैं। जस्ट लाइक कुछ सिंबल्स के नेम मैं आपको बता सकता हूँ। जस्ट लाइक दिस साइड, आप कि इस साइड से आपको अप करना है, हैंडल विथ केयर, कीप ड्राई, प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट, एट्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे सिंबल्स हैं और उनके ऊपर लिखा होता है ताकि जो शिपिंग कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उस प्रोडक्ट को आसानी से ईजिली हैंडल करें। मार्किंग के ऊपर जो है जो कंसाइनी का नेम और एड्रेस और जो डेस्टिनेशन कंट्री का नेम है वो अच्छा लिखा होना चाहिए, खासकर कैपिटल लेटर्स में लिखा होना चाहिए, और जो राइटिंग है वो बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए ताकि जो शिपिंग कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं वो उसको आसानी से पढ़ सकें। इसके लिए जो है वाटरप्रूफ इंक का यूज़ किया जाता है ताकि वो मिटे नहीं। इंक ऐसी यूज़ की जाती है जो दूर से ही दिखाई दे, खासकर जो इंटरनेशनल मार्केटिंग में स्पेशली काले रंग की इंक का प्रयोग किया जाता है जिसे दूर से ही दिखाई दे, आसानी से पहचानी जा सके। ज़रूरी हो जाता है कि इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए जो मार्किंग को करना, क्योंकि अगर वो मार्किंग को नहीं करता है और उसके प्रोडक्ट को आसानी से या सही ढंग से हैंडल नहीं किया जाता है तो वो शिपिंग कंपनी के खिलाफ कोई भी एक्शन या केस नहीं कर सकता, ना उसे शिपिंग कंपनी से कोई कंपनसेशन मिलेगा और ना ही कोई इंश्योरेंस कंपनी उसको कंपनसेट करेगी। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है? देखिए, जब एक मैन्युफैक्चरर या मार्केटर अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड करवा लेता है उस गवर्नमेंट के जो प्रोविजंस होते हैं उनके अंतर्गत, तो उसको हम ट्रेडमार्क कहते हैं। तो ट्रेडमार्क जो है एक लीगल कॉन्सेप्ट है जो मार्केटर या मैन्युफैक्चरर को उसके राइट्स को एक लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो ट्रेडमार्क कोई भी नेम हो सकता है या फिर चिन्ह हो सकता है, डिज़ाइन हो सकता है, या इन सब का कम्बिनेशन हो सकता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेडमार्क कहते हैं। ट्रेडमार्क के थ्रू जो मार्केटर को है बहुत बड़ा फ़ायदा होता है क्योंकि वो उसका होलसेल ओनर होता है, यानी कि उसका कोई दूसरा प्रयोग नहीं कर सकता बिना उसकी इजाज़त के। अगर कोई उसकी नकल करता है तो वो उसके खिलाफ कोर्ट केस कर सकता है और कंपनसेशन ले सकता है। तो यानी कि जो ट्रेडमार्क है वो बड़ा हेल्पफुल हो जाता है एक मार्केटर के लिए, क्योंकि उसकी अब कॉपी करना आसान नहीं होता। लेकिन यह ध्यान रहे कि सभी ट्रेडमार्क तो ब्रांड होते हैं लेकिन सभी ब्रांड ट्रेडमार्क नहीं होते। ये शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रेडमार्क है वो पहले ब्रांड होगा, बिना ब्रांड के वो ट्रेडमार्क नहीं बन सकता। तो यानी कि ट्रेडमार्क तो सारे ब्रांड होते हैं लेकिन जो सभी ब्रांड है, क्योंकि अगर उनको रजिस्टर्ड नहीं कराया तो वो ट्रेडमार्क नहीं कहलाएंगे। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, नाउ द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडमार्क। क्या फ़ायदे हैं ट्रेडमार्क के? नंबर 1, एविडेंस ऑफ ओनरशिप। जो ट्रेडमार्क है वो ओनरशिप का एविडेंस है, प्रूफ है, यानी कि ये प्रूफ है कि इसके ऊपर जो ओनरशिप है उसको जिसने उसको रजिस्टर्ड कराया है, यानी कि जो मैन्युफैक्चरर या मार्केटर है ये उसके नाम पर है। तो इसको बहुत बड़ा फ़ायदा होता है क्योंकि उसका कोई दूसरा यूज़ नहीं कर सकता। स्यू फॉर कंपनसेशन। अगर मान लीजिए कोई दूसरा मार्केटर जानबूझकर उसकी कोई कॉपी कर लेता है या नकल कर लेता है, तो जो ओनर है उस ट्रेडमार्क का उसके पास एक बहुत बड़ा राइट है कि वो उस जो जिसने नकल की है उस कॉपियर के अगेंस्ट कोर्ट केस कर सकता है और उसके खिलाफ
कोर्ट केस के थ्रू कंपनसेशन हायर कर सकता है, क्योंकि नेचुरली जो उसके कंपटीटर ने उसके प्रोडक्ट की नकल की है, उसके ब्रांड की नकल की है, उसके ट्रेडमार्क की नकल की है, तो कहीं ना कहीं उसकी सेल्स पर इम्पैक्ट पड़ा होगा, कहीं ना कहीं उसके प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ा होगा, तो वो उसके बदले में कंपनसेशन ले सकता है। थर्ड, ट्रांसफरेबल। जो ट्रेडमार्क है ये ट्रांसफरेबल है, क्योंकि ये एक इंटेंजिबल एसेट्स है, इसका ओनर है, तो ओनर जब चाहे इस एसेट्स को किसी दूसरे को बेच सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है, या फिर कुछ समय के लिए उसका यूज़ करने का लाइसेंस किसी और को दे सकता है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट्स होता है। तो ये कंपनी के इंटेंजिबल एसेट्स है जिसे जनरली बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। आने वाले टाइम में हम बहुत अलग अलग तरह की वीडियो बनाएंगे जो जनरल नॉलेज से रिलेटेड होंगी, कुछ करंट अफेयर्स से नॉलेज होंगी, जो सबके काम की होंगी। तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, शेयर करिए ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, ना केवल अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ शेयर करिए बल्कि अदर कॉलेज के दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और अगर आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किए हैं उससे रिलेटेड आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आता है, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने की। थैंक यू।